So, hello all. Now we'll be discussing about Unit 3 in Corporate Accounting, where it is having internal reconstruction and acquisition of a business. Both questions are problems only, but compared to acquisition of a business, internal reconstruction problems are very easy. So let's look into internal reconstruction problems. In the previous unit, we were been talking about amalgamation, where amalgamation is done for reconstruction. In reconstruction, we are having external and internal reconstruction. What is external reconstruction? Where we are completely winding up the company, liquidating the company, and then forming a new company is called external reconstruction. Then what is internal reconstruction? Where you are just reducing the capital of the company, still continuing the business is called internal reconstruction. You can see it here clearly. In case of internal reconstruction, the company will not be liquidated, मतलब wind up नहीं कर रहे, but accumulated losses and fictitious assets will be written off. लेकिन losses और fictitious assets को completely written off करते कैसे? by reducing capital of the company. capital of the company को reduce करके अपना losses और fictitious assets को completely हटा के स्टिल बिजनेस को रन करते, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पे क्या हो रहा? रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा, मतलब फिर से एसेट्स का रीवैल्यू करना पड़ता, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे, थोड़े लाइबिलिटीज़ को कंप्लीटली फिक्टिशियस एसेट्स को हम निकाल दे रहे, मतलब बैलेंस शीट में भी चेंजेस आने के बाद कैपिटल भी रिड्यूस हो रहा. अब रिड्यूस होने के बाद कितना भी कैपिटल रिडक्शन हुआ, उस कैपिटल से नेक्स्ट ईयर से हमारा बिजनेस चालू रखने का सोच रहता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, राइट. सो नाउ coming back to the accounting treatment, you can see here. So company mein, as we all know, we are having equity share capital and preference share capital, right? There are only 3 journal entries that we need to remember. If you know these 3 journal entries, completing a problem is very easy. So please listen carefully. Now first change आली for reducing the capital. So पहली बात क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में? कैपिटल को रिड्यूस करने का. कैपिटल में कौन से टाइप का कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. तो पहले क्या लेना है उनका? ओल्ड अमाउंट्स, राइट. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन. यू कैन राइट इट एज कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन. ओके ना? जितने भी आप रिड्यूस कर रहे हैं ना, उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने के बाद फिर से 2 इक्विटी शेयर 2 प्रेफरेंस शेयर. नाउ दीज आर योर न्यू अमाउंट्स. पहले डेबिट में क्या लिखना? ओल्ड अमाउंट. उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखना? कैपिटल रिडक्शन, साथ में दोनों का न्यू अमाउंट्स लिखना. सो यहाँ पे क्या हुआ? अपना कैपिटल रिड्यूस हो रहा ओल्ड अमाउंट से न्यू अमाउंट. द डिफरेंस अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिडक्शन. नाउ सेकेंड में, if any sacrifice has been made by creditors, debenture holders etc. now normally creditors भी रहते, समझो किसी क्रेडिटर को हम कुछ 1 लाख देना है. अब वो क्रेडिटर बोल रहा कि 1 लाख ना को मेरे को 80,000 दो बस है. मतलब क्रेडिटर क्या कर रहा? उसका वैल्यू सैक्रिफाइस कर दे रहा, मतलब पूरा 1 लाख के प्लेस में 20,000 ही ले रहा. मतलब 20,000 तो 80,000 ले रहा, मतलब 20,000 तो कम हुआ 1 लाख में. तो वो जो भी कम हो रहा उसको क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन में फिर से ट्रांसफ़र करना है. तो कहाँ से ले रहे हम? क्रेडिटर्स होने दो या डिबेंचर होल्ड होने दो, जब भी वो लोग सैक्रिफाइस कर लेते कुछ वैल्यू, उसको क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देना है. तो पहले कैपिटल रिडक्शन में पैसे कहाँ से आए? कैपिटल से. अब कहाँ से आ रहे? क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स कुछ वैल्यू कम करे तो आ रहे. नाउ व्हेन कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर accumulated losses and fictitious assets. नाउ यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आया और यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन आए, ये दोनों को ऐड करना है. करने के बाद अब वो अमाउंट यूटिलाइज करने का बारी. कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स को निकाल के. फिक्टिशियस एसेट्स क्या है अपना? या accumulated losses, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपना फिक्टिशियस एसेट, गुडविल रिड्यूस करना, पेटेंट्स, अदर एसेट्स, कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह दिया तो उसको निकाल देना है. अगर ये सब करने के बाद भी हमारा कैपिटल रिडक्शन में पैसे है,
फिर भी हमारे पास पैसे है तो क्या करना है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो हमारे पास कितने एंट्रीज है, पूरा 3। पहले क्या करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिडक्शन में। उसके बाद सैक्रिफाइस मेड बाय क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स है, सैक्रिफाइस को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना, फिर से कैपिटल रिडक्शन। अब दोनों जहाँ से कैपिटल रिडक्शन में पैसे आ गए, वो पैसे कैसे यूटिलाइज करना, अपना अक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस असेट्स को रिड्यूस करने में यूटिलाइज करना। करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचा तो क्या करना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेना है। So now this is Pankaj Publications where let's look at first problem in that. विक्रांत कंपनी लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग बैलेंस शीट। सो नाउ किसका बैलेंस शीट है ये, विक्रांत कंपनी का। कब का, 31 दिसंबर 2005 का। लायबिलिटीज में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है और क्रेडिटर्स। कितने प्रेफरेंस शेयर, 4100 ईच, इक्विटी शेयर 6100 ईच। सो पूरा दिस इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी। ऑन असेट्स वी आर हैविंग गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड now look at the other things. Considering the financial position, a capital reduction scheme is decided. So financial position को consider करते हुए क्या सोचे वो लोग, कैपिटल को reduce करना है। कैसे reduce करना है, equity and preference shares are to be reduced to 50 each। एक्चुअल में कितना है, 100, उसको अब कहाँ लेकर आना, 50 को लेकर आना। मतलब कितना कम करना, 50 कम करना। करने के बाद वो अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करना है, द अमाउंट इज टू बी यूज टू राइट ऑफ गुडविल एंड पी एंडल। यहाँ पे गुडविल है ना, गुडविल 2 lakhs और पी एंडल 2,40,000। इसको कम्प्लीटली राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ का मतलब क्या है, कम्प्लीटली हटाने के लिए यूज़ करना। बाद में बिल्डिंग्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाई 30,000। बिल्डिंग्स को क्या करना, रिड्यूस करना, मतलब डिप्रिसिएट करना। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 2,20,000, कितना रिड्यूस करना, 30,000 उसमें से रिड्यूस करना। साथ में मशीनरी का भी 20,000 रिड्यूस करना है, जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 1,80,000 है। बाद में द बैलेंस इज टू बी यूज टू क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब ये सब करने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचा है, मतलब कैपिटल रिडक्शन में पैसे है, तो क्या करना, बैड डेट्स रिजर्व क्रिएट करना है। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। क्या करें हम, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला क्या करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करने के लिए बोला, 50 को लेकर आने के लिए बोला। वैल्यू कितना है, 100। नाउ पहले क्या लिखना, अपना ओल्ड अमाउंट्स लिखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रेफरेंस का ओल्ड कितना, 4 लाख, न्यू कितना, 6 लाख। पहले ओल्ड अमाउंट्स लिखना। लिखने के बाद 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 प्रेफरेंस शेयर, 2 इक्विटी शेयर। कितना रिड्यूस करना है, 50-50 रिड्यूस करने के लिए बोले ना। कितना शेयर है प्रेफरेंस, 4,000, इक्विटी कितना, 6। लेट्स कैलकुलेट एंड सी नाउ। क्या ना, कैपिटल रिडक्शन कितना करने के लिए बोला, यहाँ पे है देखो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू 50 ईच। इक्विटी शेयर्स कितना है, 6,000 है, 6,000 इंटू 50, 3 lakhs है। प्रेफरेंस शेयर कितना, 4,000, 4,000 इंटू 50, 2 lakhs है। पूरा मिलाए तो कितना हुआ, 5 lakhs है। 5 lakhs क्या है, अपना कैपिटल रिडक्शन। सो कम बैक हियर, कैपिटल रिडक्शन में कितना डालना, 5 लाख। उसके बाद अपना न्यू अमाउंट्स है। सो देखो सीधा ये ना, डायरेक्ट अमाउंट्स डायरेक्ट है। 100 में आधा हुआ 50, मतलब 6 lakhs में हाफ 3 लाख, 4 लाख में हाफ 2 लाख। अब लिखते वक्त भी सेम हुआ ना, प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलरेडी 4 लाख है, 2 लाख यहाँ पे गया, 2 lakhs बचा है। इक्विटी शेयर्स में 6 lakhs है, 6 lakhs में 3 लाख यहाँ पे गया, 3 lakhs बचा है। सो नो नरेशन क्या है, बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस टू कैपिटल रिडक्शन। सो हम क्या करें, पहले कैपिटल को रिड्यूस करें, कम करें, ओके ना, आधा आधा करें दोनों में, क्योंकि 50 बोले, राइट। नो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम में तो क्रेडिटर्स को रिड्यूस करते हुए या डिबेंचर्स को रिड्यूस करते हुए कुछ भी नहीं दिए, मतलब वो सेकेंड एंट्री जो भी देखे ना हम अभी, वो नहीं लेना है। सीधा क्या करना, कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना, गुडविल को राइट ऑफ करना। बोले ना पहला में कि गुडविल राइट ऑफ एंड पी एंडल राइट ऑफ। सो कम बैक हियर, गुडविल के अमाउंट कितना, 2 लाख, पी एंडल के अमाउंट कितना, 2,40,000। सो कम बैक हियर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। पूरा कैपिटल रिडक्शन में कितना है, 5 lakhs, 2 गुडविल, 2 lakhs, 2 पी एंडल, 2,40,000। देन 2 बिल्डिंग्स अकाउंट, बिल्डिंग्स को भी रिड्यूस करने के लिए बोला, मतलब डिप्रिसिएट करने के लिए बोला 30,000 और मशीनरी को 20,000। कम बैक हियर, बिल्डिंग को 30,000, मशीनरी को 20,000। अब ये पूरा टोटल करे तो कितना आ रहा, देखो
2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये हुआ अपना 4,90,000. 5 लाख में से 4,90,000 यूटिलाइज होने के बाद कितना बचा? 10,000. ये 10,000 को कहाँ ट्रांसफ़र करना? रिजर्व फॉर बैड डेथ, राइट. So after transferring it is being capital reduction amount utilized for fictitious assets and depreciation. क्या करें हम इसको depreciation और fictitious assets को write off करने के लिए यूज़ करें. So these are your two journal entries. ఫస్ట్ వాళ్ళ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ చేయడానికి, సెకండ్ వాళ్ళ రిడక్షన్ చేసిన క్యాపిటల్ని యూటిలైజ్ చేయడానికి. ఎంత రిడక్షన్ చేసినాము అనేది వర్కింగ్ నోట్ ఇక్కడ. నౌ ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ రాయాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, టీ ఫార్మాట్ ఓల్డ్, don't use that. Make sure that you follow this balance sheet where you will be writing your liabilities first and your assets. Now first ఏం తీసుకోవాలి? షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? 4,000. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏంటి? 50. ఎందుకు 50? ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేసాం కదా, సో ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది? ఓన్లీ 50. అలాగే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, అది కూడా 50 రెడ్యూస్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ 2 lakh ప్రిఫరెన్స్ అండ్ 3 lakh ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏం లేవు మన దగ్గర. కరెంట్ లయబిలిటీస్లో క్రెడిటార్స్ ఉన్నాయి 2 lakhs. సో ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్, ఈక్విటీ, లాస్ట్లో ఏమున్నాయి? క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఎందులో వస్తాయి అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఒక పార్ట్. సో టోటల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 7 lakhs. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అసెట్స్. అసెట్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. సో నౌ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇవి ఏంటి? మన బిల్డింగ్, మెషినరీ, స్టాక్, ఇవన్నీ మన నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో డెటార్స్, క్యాష్ వస్తుంది. సో కమ్ బ్యాక్ హియర్. బిల్డింగ్స్ 2,20,000 మైనస్ 30 ఎందుకు మైనస్? రెడ్యూస్ చేసాం కదా. బిల్డింగ్ డెప్రిసియేట్ అయింది, మెషినరీ డెప్రిసియేట్ అయింది. సో ఈ 30,000 20,000 డిప్రిసియేటెడ్ వాల్యూ. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. స్టాక్ 1,60,000. సో డెటార్స్, క్యాష్ విల్ కమ్ అండర్ కరెంట్ అసెట్స్, దే కమ్ అండర్ కరెంట్ అసెట్స్. డెటార్స్లోంచి ప్రొవిజన్, ఇది ఇక్కడ లాస్ట్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏం చేసినాం? ప్రొవిజన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. 1,80,000లోంచి 10,000 మైనస్ చేస్తే 1,70,000, క్యాష్ 20,000. సో ఇక్కడున్న బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఈ ఫార్మాట్లో కాకుండా ఈ ఫార్మాట్లో రీరైట్ చేస్తున్నాం. సో టోటల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ 7 lakhs అగైన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ journal entries. First for capital reduction, second for utilizing capital reduction, and then the balance sheet. Let us see another